हाँ जी, अब स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ज्वाइन करने वाले काइंडली बता दीजिए। और साउंड क्वालिटी वगैरह भी बता दीजिए कि ठीक आ रही है साउंड। वी कैन कंटिन्यू। बाकी मैंने सेटिंग्स तो सारी देख ली हैं। अच्छा। तो इस लिंक पे ही ज्वाइन होना है बाकियों को भी। चलें देख लेंगे बाकी लोग भी। अच्छा जी, क्विकली ये वाला पहले देख लेते हैं। आसान सा प्रैक्टिकल है और आसान से ही इसका पेपर भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की को वेरीफाई करना होता है। और उस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए वी हैव टू फाइंड आइदर द वेट और द डिस्टेंस, दोनों में से एक ही चीज़। तो ये तो आपका जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे है ना, प्रैक्टिकल, उसका ही क्वेश्चन है। लेकिन उसको क्विकली देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। नंबर वन, क्लॉकवाइज फोर्स। तो पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सिर्फ वेट का जो डाउनवर्ड्स एरो है ना, वहाँ से आप एक ऐसे कर्व्ड एरो बना दिया करें इस तरफ को। ये वेट इस तरफ को मोड़ेगा, इसको इस तरफ इसको रोटेट करवाएगा। तो ये जो रोटेशन ऐसे करके होती है क्लॉक की डायरेक्शन में होती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो इस तरफ को होती है क्लॉक की ऑपोजिट, यानी जो घड़ी की सुइयाँ जिस तरह घूमती हैं उसकी ऑपोजिट घूमती है, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज फोर्स आगे ब्रैकेट में चाइल्ड उसने वैसे बता भी दिया, लेकिन ना बताए तो ये गलत नहीं लिख देना। क्लॉकवाइज देख लेना पहले। तो क्लॉकवाइज फोर्स उसका वेट है 140 न्यूटन्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको मैस गिवन हो, यानी लेट्स से मैस आपको गिवन है इसका 40 kg। तो फिर आपसे अगर फोर्स पूछी जाए तो ये गलती नहीं करना कि वो 40 kg उठा के यहाँ लिख दो। तो आपने मैस को कन्वर्ट करना है वेट में। तो यू हैव टू डू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी इफ़ द मैस इज गिवन। वेट गिवन है तो बहुत अच्छा है, वही वेट की वैल्यू उठा के लिख देंगे। तो क्लॉकवाइज फोर्स जो चाइल्ड का वेट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ 140 न्यूटन। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो मदर का वेट है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है 690 न्यूटन। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जस्ट आपने वहाँ से उठा के तो लिखना इतना आसान है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी एक गिवन है। मदर का डिस्टेंस पिवट से है 0.3 मीटर्स, ये गिवन है, देख लीजिए 0.3। ये पिवट से मदर तक का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस से तो मदर फ्रॉम द पिवट इज, वो लिख देंगे यहाँ पे 0.3 मीटर्स। बहुत आसान हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे फाइंड नेक्स्ट क्या करना है, राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, बैलेंस्ड होता है इक्विलिब्रियम में, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स is equal to the sum of anti-clockwise moments. So if an object is in equilibrium then the sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। अब इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द पिवट ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए चाइल्ड का जो वेट है उस वेट के वेक्टर से लेकर पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस है डी। ये हमें नहीं पता। अगर हम इस डिस्टेंस को चाइल्ड के वेट से मल्टीप्लाई करें तो चाइल्ड की टॉर्क आ जाएगी और मदर की टॉर्क आएगी, उसके वेट को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। तो चाइल्ड का वेट है 140, उसके वेट को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टॉर्क आ जाएगी चाइल्ड की। और ये टॉर्क इक्वल होगी, ये मोमेंट इक्वल होगा मदर के मोमेंट या टॉर्क के। और मदर का मोमेंट कितना है, उसका वेट टाइम्स उसका डिस्टेंस। तो वेट टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द मदर विच इज 690 टाइम्स 0.3। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड। वेट ऑफ द चाइल्ड भी हमें पता है, उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 140। तो इसकी जगह 140 भी पुट कर रहा हूँ। अब ये 140 डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे। तो इफ़ 140 इज़ divided then d is equal to 690 times 0.3 over 140, this will give you the distance। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड भी पता चल जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज फ्रॉम द चाइल्ड। तो चाइल्ड का डिस्टेंस होगा तो उसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज फ्रॉम द मदर, तो मदर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 690 टाइम्स 0.3। मदर का है 690 टाइम्स 0.3। और चाइल्ड का मूवमेंट तब आएगा जब चाइल्ड का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने इस फॉर्मूला बता दिया। यहाँ से जब डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो डिस्टेंस को भी उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरह करके ये रोटेशन। क्लॉकवाइज कैसे होगी, इस तरह करके। ये एरो से आपने जस्ट 2 एरो से ड्रॉ कर देने। ठीक हो गया। लेकिन अगेन ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आई वांट सम ट्विस्ट, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कुछ वर्किंग करनी पड़े। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, तो जल्दी से उस डायग्राम को कॉपी कर लें और फिर मुझे आंसर आपने फ़ौरन से कमेंट्स में बताना है। ये एक रॉड है, प्लैंक है, ये पिवट है। इस पूरे रॉड की जो लेंथ है ना वो है 4 मीटर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लेंथ है 4 मीटर्स, ठीक है। अगेन अ चाइल्ड इज सिटिंग हेयर एंड ही इज सिटिंग 0.5 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस एंड। ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर्स। अच्छा, एक और चाइल्ड है सिटिंग हेयर और वो पिवट से 1 मीटर के फासले पर है, 1 मीटर। इस वाले का वेट है, चले वेट ही लिख देते डायरेक्ट, वेट है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है जी। आपने इस वाले का वेट फाइंड आउट करना है। इसको मैं ए कह देता हूँ, ए चाइल्ड, इसको मैं बी चाइल्ड कह देता हूँ। डायग्राम देख लें, डिस्टेंसेस नोट डाउन कर लें और जितनी जल्द हो सके मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए। जस्ट वेट कैलकुलेट करना है, बाकी जो 0.5 मार्क्स की चीज़ें हैं, राइट डाउन द वेट ऑफ द चाइल्ड ए, राइट डाउन द वेट ऑफ द चाइल्ड बी, वो डायग्राम में सारी लिखी हुई है। मैं वो नहीं आपसे कैलकुलेट करने के लिए मांग रहा, वो पहले से लिखी हुई है, उनको कैलकुलेट क्या करना है। असल जो कैलकुलेट आपने अब करना है वो है वेट ऑफ द चाइल्ड ए। इस ए चाइल्ड का वेट, बी वाले का वेट गिवन है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और ये पिवट जो है वो सेंटर में, सेंटर में। So see if you can find the answer of the weight of the child. डायग्राम बना लें, फिर ये स्क्रीन अभी आपको नज़र नहीं आएगी। मैं कमेंट्स में देखता हूँ ज़रा आप लोग क्या जवाब देते हैं। 333.33 नहीं, चॉइस कोई नहीं होगी जी, चॉइस नहीं होगी, जितने क्वेश्चन है सारे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, 1000 न्यूटन आ गया। चलें आंसर्स मैं नोट करता जा रहा हूँ, आप भी देखते जाएँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। 250 न्यूटन। अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं, और कोई जल्दी से आंसर दे दें। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्वेश्चन, अब मैं देखता हूँ कि वो जो चेंज मैंने किया है वो कितने लोगों को समझ आएगी, क्या चेंज किया। एनीवन एल्स विद द आंसर? 3 आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास, 333, 1000, 250, तीनों डिफरेंट आंसर्स आए हैं। अच्छा जी, चलें अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैंने जो एक तो चेंज किया है वो बता देता हूँ।
चेंज मैंने ये किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना आपको डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड ए ये सेंटर से गिवन था, मैंने देखिए सेंटर से डिस्टेंस नहीं दिया, मैंने उसके एक किनारे से एक एंड से लेकर उस चाइल्ड तक का 0.5 दिया। तो अगर आपने 0.5 इंटू वेट किया है तो आपने गलत किया। जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है फोर्स टाइम्स मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म याद रखिएगा हमेशा पिवट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस होता है। ये है पिवट और ये है फोर्स, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है जी। दूसरा वाला डिस्टेंस ये है पिवट, यहाँ तक है फोर्स, सॉरी ये पिवट और ये फोर्स का ये डिस्टेंस है, ये 1 मीटर ठीक है, ये गिवन है। दूसरे वाले का ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। देखिए टोटल ब्लैंक है 4 मीटर, टोटल इसकी लेंथ जो है ना इसकी ये सीसॉ की, ये है 4 मीटर। तो सेंटर कहाँ पे आएगा, फिर इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? ज़ाहिर है 2 इधर होगा, 2 मीटर इस तरफ होगा और 2 मीटर इस तरफ होगा, ऐसे ही है ना, 2-2 मीटर के ये डिस्टेंसेस होंगे ना। अब 2 में से 0.5 इधर हो गया, तो ये बाकी ए से सी तक ये कितना बचा, ये डिस्टेंस कितना बचा, ये चाहिए मुझे, ये वाला, ये बचा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो मुझे ये 1.5 वाला चाहिए। इस डिस्टेंस को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस वेट के साथ, ठीक है, तब टॉर्क आएगी। तो देखिए वेट को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.5 के साथ। एक तरफ की टॉर्क आ गई, अब दूसरी तरफ की टॉर्क वो तो आसान है, वो है 500 टाइम्स 1। अब मैंने W फाइंड आउट करना है, तो W के लिए क्या करेंगे, 500 को मैं डिवाइड करूंगा 1.5 से। तो 500 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई गेट इज 333। तो जो 333 वाला आंसर था दैट वाज करेक्ट, ठीक है जी। पॉइंट याद रखिएगा, मोमेंट आर्म हमेशा पिवट से फोर्स तक का डिस्टेंस होता है, पिवट से फोर्स तक का डिस्टेंस होता है। कल के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जी, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इनमें से एक इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में से जो मेरा ख्याल है वो या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में से क्वेश्चन आएगा या हेलिकल स्प्रिंग वाले में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में से तो मस्ट है इंशाल्लाह, उसमें से तो ज़रूर आएगा, ठीक है जी। ये हो गया इस प्रैक्टिकल के बारे में, तकरीबन ये क्वेश्चंस इसी किस्म के आएंगे। अगर ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैंने वीडियो एक पहले ही इस टॉपिक की अपलोड कर ली है, छोटी सी वीडियो 4-5-6 मिनट की, वो देख लेना बाद में, ठीक है। इसको अब छोड़ देते हैं, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल ऐसा है जो कि थ्योरेटिकल चीज़ उसमें अगेन ज़्यादा है और काम प्रैक्टिकल करने वाला कम है, वो है ये फ्रिक्शन वाला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला। अगेन उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले में आपको जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा है, अगर वो समझ आ गया तो आपके लिए सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाएगा, जैसे मर्जी वो सवाल पूछ लें आपसे। अब वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, ये इस किस्म की अरेंजमेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मैस है, उसको आपने एक वुडन सरफेस के ऊपर रखा, मैस भी वुडन का ही है, ठीक है, तो उसको हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं। मूव करवाने की कोशिश करते हैं, किस तरह मूव करवाते हैं, एक फ़ोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो देखिए ये एक सरफेस है, इधर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। ये इसके ऊपर ये ब्लॉक ऐसे करके रख दिया है मैंने। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कांटेक्ट होते हैं तो लाजमी बात है फ्रिक्शन आती है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये मूव नहीं कर सकता। अब देखिए इधर एक पुली लगा देते हैं, इसके साथ एक धागा बांध देते हैं, धागा पुली के ऊपर से पास ओवर करते हैं, नीचे इधर एक पैन लटका देते हैं और पैन के साथ हमने पैन के अंदर हमने मैसेज पुट करने होते हैं। अब असल चीज़ जो सीखने की सिर्फ ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, सिर्फ ये देखना है हमने, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है जी। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो देखिए एक इसका वेट है डाउनवर्ड्स, ये इसका वेट है W = mg, ये इसका वेट होता है। अब वेट अगर डाउनवर्ड सरफेस के ऊपर प्रेस डाउन कर रहा है ना, तो सरफेस नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रही है इसके ऊपर, तो वेट के ऊपर सरफेस रिएक्शन लगा रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, RB NB कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो फोर्सेज होगी, एक वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो नीचे मैंने इसके अंदर कोई पैन के अंदर
मास डाला होगा, इसका वेट होगा डाउनवर्ड्स, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये इसका वेट है, वेट ऑफ दिस पैन प्लस वेट प्लेस्ड इन द पैन, ठीक है। ये जो वेट है जो नीचे की तरफ इसको पुल डाउन कर रहा है, इसकी वजह से इसके इस टेंशन, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। ये वेट इसको इधर राइट साइड पे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है एक इधर एक फोर्स लग रही है जो इसको मूव करवाने की कोशिश कर रही है, और ये मूव हो नहीं रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि फ्रिक्शन है इन दोनों के दरमियान, और फ्रिक्शन याद रखना हमेशा अपोज करती है मोशन को। तो मोशन इधर की तरफ होना है, फ्रिक्शन फिर जारी बात है इस तरफ को होनी है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड्स हो जाएगी। ये जो फ्रिक्शन है जो इसको अभी चलने नहीं दे रही, ये होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चार फोर्सेस मिल गई हमें, एक स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गई, एक अप्लाइड फोर्स मिल गई, एक वेट मिल गया, एक नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब चार में से दो फोर्सेस हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये सवाल लिखा हुआ आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। जितना इसके ऊपर आप वजन डालेंगे इसका वेट बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। याद रखना, भारी चीज़ों को घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस नॉर्मल रिएक्शन के। ये रिलेशनशिप याद रख लेना आपने। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आती है हम उसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो इसको इक्वालिटी में चेंज करके साथ ही एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ कांस्टेंट, ये यू को थोड़ा सा टेढ़ा किया है, म्यू, ये म्यू एस है। ये आपने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, थ्योरी में अपने फोर्सेज वाले चैप्टर में, डायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हमने पूरे प्रैक्टिकल में इस म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। तो म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? ये जो एन है इसको उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो बेसिकली एफ एस को एन से डिवाइड कर दें तो इधर से म्यू एस निकल आएगा। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एफ एस और एक एन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कैसे चाहिए? अच्छा, इसको मैंने इधर आर लिखा है उधर एन लिखा है तो परेशान नहीं होना। इसको मैं जो एक सिंबल है वो सब जगह वही यूज़ करें, एन लिखते हैं, एन लिखें आर लिखें, नॉर्मल रिएक्शन है उसका नाम। अच्छा, अब वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे मिलेगा? जितना वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है। तो ब्लॉक का अगर मैं वेट फाइंड कर लूँ या ब्लॉक के ऊपर कुछ रखा है उसका भी वेट फाइंड करूँ, टोटल वेट, तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा आसानी से, ये एन मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एफ एस कहाँ से आएगा मेरे पास? एफ एस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो, जब ये मूव नहीं कर रहा ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो होता है। यानी जितनी बैकवर्ड फोर्स है उतनी फॉरवर्ड फोर्स है, इसीलिए तो मूव नहीं कर रहा हूँ। तो बैकवर्ड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन और फॉरवर्ड फोर्स है ये एफ। तो हम ये एफ ढूंढ लें तो वही एफ एस के बराबर हो जाएगा। ये एफ कहाँ से आएगी? ये जो नीचे वजन लटकाया हुआ है ना ये वाला, इसका वेट जो है ना ये पता कर लेंगे। यहाँ से हमें ये कैपिटल एफ या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी मिल गया। तो ये दो चीज़ें हमें अगर मिल जाएंगी, इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ पेपर में गिवन होगा। सवाल क्या आएगा? आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है जी, ये इधर। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा इसको इक्वालिटी में चेंज करें और कांस्टेंट क्या है? तो ये कांस्टेंट है जी, ये जो मैंने सर्कल कर दिया म्यू एस, ये कांस्टेंट है। अब म्यू एस की वैल्यू इक्वेशन लगा के फाइंड करें तो आपने एफ एस को एन से डिवाइड करना है, म्यू एस की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने जैसे कहा ये चार फोर्सेस की बात अगर आपको समझ आ गई तो आगे उसके बाद कुछ भी नहीं है पूरे प्रैक्टिकल में। ठीक हो गया। क्विकली इसके क्वेश्चंस जो इस शीट में ही हैं वही जल्दी से देख लेते हैं। ये देखो म्यू इक्वल टू एफ एस ओवर आर, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ ये जो टेबल में हैं ना गिवन होंगी, तो इसलिए आपको इसमें परेशान नहीं होना कि वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी हमारे पास। तो वैल्यूज़ पहले से आपको गिवन होंगी, आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताएं इसके बारे में, अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो हम बात करें, वरना वी शुड मूव फॉरवर्ड। टोटल कितने प्रैक्टिकल हैं? टोटल प्रैक्टिकल हैं जी आपके 9 या 10 है। प्रैक्टिकल नोटबुक में 9 हैं, 9 काउंट कर लें। सेक्शन 1 जो है ना आई थिंक उसमें 6 हैं और दूसरे में 4 हैं। चलो अभी मैं काउंट कर लेता हूँ टोटल कितने। इस प्रैक्टिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को है तो कमेंट कर दें, वरना हम आगे चलते हैं। एफ एस कैसे आएगी? अच्छा, एफ एस कैसे आएगी देखो एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
एफ एस चूँकि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करता ना, तो इसका क्या मतलब है, मूव ना करे तो एक ही मतलब है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक ही मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो। तो जितनी फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है इसकी, हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, एक अप्लाइड फोर्स एफ है, कैपिटल एफ, एक ये स्मॉल एफ एस जो है ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप ये एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड आउट करने के बजाय ये कैपिटल एफ वाली क्यों ना कर लें, ये जो बड़े वाला एफ है। और ये कहाँ से है कि ये जो नीचे हमने वेट लटकाया है ना यही है। तो आप एफ एस बेसिकली जो एफ एस है वो ये नीचे जो पैन के अंदर वेट है, और पैन का अपना वेट प्लस पैन के अंदर जो वेट है वो है बस, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो म्यू एस आप फाइंड करेंगे ना, लाजमी सवाल अगर ये प्रैक्टिकल है आप पूछेंगे इसका यूनिट क्या है, जल्दी से मुझे इसका यूनिट कमेंट्स में बताओ। म्यू एस का क्या यूनिट है, म्यू एस का फार्मूला आपके सामने है, म्यू एस का यूनिट बताएं जल्दी से। एन नहीं निकालना, म्यू एस निकालना यार, चॉइस नहीं होगी। एफ एस ज़ीरो है, नो जी ज़ीरो क्यों है, वैल्यूज़ गिवन होंगी बिल्कुल, ज़ीरो नहीं है भाई, ज़ीरो नहीं है। मुझे म्यू का यूनिट बताएं, म्यू का यूनिट बताएं जल्दी से, म्यू एस का यूनिट क्या होगा। म्यू एस का फार्मूला एफ एस ओवर एन, एफ एस ओवर एन रेशो है इसलिए नो यूनिट, वेरी गुड, रेशो है इसलिए नो यूनिट, ठीक है जी। एफ एस ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, फ्रिक्शन ज़ीरो कभी भी नहीं होती, याद रखना। देयर इज़ ऑलवेज फ्रिक्शन वेदर यू आर मूविंग और नॉट, आप रुके हुए हैं तब भी फ्रिक्शन है, चल रहे हैं तब भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। एफ एस इज़ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक ऑब्जेक्ट है एक जगह पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ कितनी फ्रिक्शन लग रही है मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एफ एस है ये और ये जो एफ है ये दोनों बराबर हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप चाहे ये एफ एस फाइंड आउट कर लें चाहे ये एफ फाइंड आउट कर लें, दोनों बराबर है ना। तो मैं ये एफ फाइंड कर लेता हूँ, कैसे फाइंड कर लेता हूँ, मैं इस पैन के अंदर मैस पुट करता जाता हूँ, एक मैस ऐसा आता है कि ये चल पड़ता है, ये चल पड़ता है, अपनी जगह से हिल जाता है। जब अपनी जगह से हिलने लगता है ना, उस वक्त जो मैक्सिमम यहाँ पे वेट होता है ना, वो मेरा ये एफ आ जाता है, ठीक है। और वो जो एफ होता है ना, वो एफ एस के बराबर होता है। वो मैं यहाँ से वेट, आपको तो गिवन होगा, आपने कुछ तो परफॉर्म करना है, तो आपको गिवन होगा कि पैन के अंदर आपने, लेट से आपको बताते हैं कि जी पैन का अपना वेट है जी 5 ग्राम्स, पैन के अंदर आपने वेट किया जी 30 ग्राम्स मैस पुट किया, तो ये ब्लॉक अपनी जगह से ज़रा सा हिल गया, तो आप एफ, ये कैपिटल एफ, ये एफ एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ एस आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये है मैस, इसको वेट में कन्वर्ट कर दें, पहले तो दोनों को प्लस कर लें, 30 प्लस जी 30 प्लस सॉरी 5, 30 प्लस 5 इज़ 35, तो दोनों मिल के कितने हो गए 35 हो गए, दोनों मैसेज ऐड होके 35 हो गए। तो 35 ग्राम के मैस से ये ब्लॉक चल पड़ता है, तो 35 ग्राम ये मैस है, इसको वेट में कन्वर्ट कर दें। एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपके पास ग्राम्स में मैस हो, मैस अगर आपके पास ग्राम में हो, आप वेट में जाना चाहते हैं, जस्ट उसको 100 से डिवाइड कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, वो खुद ही वेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 35 ग्राम्स है, ठीक है, इसका वेट क्या बनेगा, इसका वेट बनेगा 0.35 न्यूटन, बस 100 से डिवाइड कर देना। ये वो फोर्स है जो नीचे की तरफ इसको लग रही है, ये वो फोर्स है जो इधर को लग रही है, और यही एफ एस भी आ जाएगा फिर आपका 0.35 न्यूटन, ठीक है। एफ एस आ गया, और फिर आपका आर जो है वो ब्लॉक का वेट और ब्लॉक के ऊपर जो वेट है वो है, दोनों को डिवाइड करेंगे, म्यू एस भी आ जाएगा, ठीक हो गया जी। देखता हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं, क्या चीटिंग पेपर आप लोगों ने दिए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप लोगों को पता होगा कि वो चीटिंग करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चलो चीटिंग हो रही होती तो मैं ये घंटा शाम को और अभी वो टाइम ना ज़ाया कर रहा होता रात को इस टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, ये होगी ख़त्म बात। अब एक और प्रैक्टिकल ऐसा है हमने किया है लैब में भी, ठीक है, और फिर भी वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन नोटबुक्स में, इन जगहों पे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुआ है, ठीक है। अब उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको ये ना रहे कि यार हमने लैब में ये और तरीके से किया है, इधर कोई और शक्ल में आ गया है प्रैक्टिकल, तो परेशान नहीं होना उसको भी देख के। ये इस किस्म का है जी, इसको बोलते हैं फ्री फॉल अपरेटस। हमने किया था वो डिजिटल फ्री फॉल, हमने ज़रा नए ज़माने वाला फ्री फॉल किया था, ये ज़रा पुराने ज़माने वाला फ्री फॉल है, ये हमारी लैब में पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया था, हमने फेंक दिया था इसको, मतलब साइड पे कर दिया था इसको, इससे हम प्रैक्टिकल नहीं करते, हम ज़रा नए वाले से करते हैं।
लेकिन अब वो जो नोटबुक्स हैं इनमें जब ये आ गया ना, इसका मतलब है कि हो सकता है कि बोर्ड में जो पेपर बनाने वाले हैं ना, उन्होंने भी इसी एपरेटस के मुताबिक ही कोई काम चलाया हो। तो जो भी एपरेटस हो, फार्मूला बता देता हूँ, एक ही होगा सब में, तरीका सब में एक जैसा ही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन चलो थोड़ी सी दे देता हूँ। क्या सेटिंग है इसकी, देखें, ये एक स्टैंड है, ये इस किस्म का एक स्टैंड लगा हुआ है, ये सारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पीछे स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड के साथ ना यहाँ पे एक मीटर रॉड भी लगा होता है, वो इसने बनाया नहीं है। इधर एक मीटर रॉड भी लेंथ लेने के लिए होता है, ठीक है ना, भी लगाओ मीटर रॉड, कोई मसला नहीं। ये जो ए बी, ये जो बार है, ये एक बार है, ये बार लोहे की बनी हुई होती है, ये बार, ये समझ लो यहाँ एक कील के साथ ना ये लटकी हुई है ऐसे, ठीक है। और ये रोटेट हो सकती है, ये बार ऐसे है, देखो ये इधर से अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना पेंडुलम की तरह, ये इधर से इधर जाएगी और वापस वहाँ से घूम के वापस इधर आएगी। ये बार रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये बार रोटेट कर सकती है, याद रखना। तो सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, इस बार को ना रोटेट करवाते हैं। ये धागा शागा बांधने से पहले, कोई भी धागा कुछ भी नहीं बांधते, इस बार को हम रोटेट करवाते हैं। यहाँ इसको हाथ में, इसको ऐसे इसके ऊपर हाथ रखते हैं, दूसरे हाथ में स्टॉपवॉच रखते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं, ये इधर से इधर जाती है, इधर से घूम के वापस अपनी जगह पे इधर आ जाती है, फिर जाती है, फिर आती है, ऐसी हम इसकी ना 20 वाइब्रेशंस कराते हैं, 20 वाइब्रेशन या 10 वाइब्रेशंस, पेपर में 20 आ रहा है, 20 जाने दें। 20 वाइब्रेशंस का ना मैं टाइम नोट कर लेता हूँ, टाइम, लेट से 20 वाइब्रेशंस मैंने इसकी पूरी की ना, तो मेरे पास जो टाइम आया ना वो आया है जी, लेट से 19.37 ऐसे सेकंड्स कुछ ये टाइम आ गया, ठीक है। मुझे चाहिए ना एक वाइब्रेशन का टाइम, तो इस टोटल टाइम को 20 पे डिवाइड करूँगा तो एक वाइब्रेशन का टाइम मेरे पास आ जाएगा। लेकिन चलें 20 वाइब्रेशन ही रहने देते हैं। एक बात ये होगी, टाइम कहाँ से आएगा, इस बार को वाइब्रेट करवाएंगे बस, ठीक। दूसरी चीज़, इसके साथ नीचे इधर धागा बांधा, ये धागा इधर से इस पुली के ऊपर से होके इधर आया, एक और पुली है डब्ल्यू पुली, डब्ल्यू के ऊपर से आके धागा नीचे आया और धागे के ये मेटेलिक बॉब इधर आगे लटका दी। इसको ना फ्लेम से ना इसको अच्छी तरह ब्लैक कर देना, अच्छी तरह इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ये मैंने वैसे भी ब्लैक कर दिया डायग्राम। अब अभी इस वक्त इसकी जो भी पोजीशन होगी ना, यहाँ मैंने कहा था मीटर रॉड लगा हुआ है, मीटर रॉड से ना ये इसकी पोजीशन मैं ना नोट कर लूँगा, ये भी कितनी पोजीशन पे है, ठीक है। इसकी पोजीशन लेट से शुरू में मैं रखता हूँ, ये पोजीशन इसकी 10 सेंटीमीटर, इसको मैं 10 सेंटीमीटर पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो धागा है ना W से M के दरमियान किसी जगह पे पॉइंट P पे ना मैं धागे को ना इसको फ्लेम लगाता हूँ, धागे को यहाँ कैंडल से ना जलाता हूँ इसको, तो क्या होगा, धागा टूटेगा, धागा टूटेगा तो क्या होगा, बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आएगी, ये बॉल ऐसे फॉल करेगी नीचे। और ये जो रॉड है ना, इस धागा जब टूट गया तो यहाँ से भी तो ये सारा धागा भी टूट गया, तो ये रॉड वाइब्रेट कर सकता है ना, ये अपनी जगह से छोड़ के ना इधर आएगा, इस तरफ आएगा, रॉड इधर आ रहा है, बॉल नीचे आ रही है, बॉल हुई भी है ब्लैक, तो इमेजिन करें ये बॉल आके ना इस रॉड को इधर आके यहाँ पे कहीं पर टच करेगी यहाँ, और फिर नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी। अब ये जहाँ पर आकर इस रॉड को ये बॉल ब्लैक कलर की टच करेगी ना, यहाँ पर एक मार्क लग जाएगा, एक निशान पड़ जाएगा। हमने क्या करना है, वो जो निशान है वो निशान मीटर रॉड से देख लेना है कितने फासले पर पड़ा है। वो निशान लेट से नीचे जाकर वो निशान पड़ता है 23 सेंटीमीटर के ऊपर। तो बॉल शुरू कहाँ से हुई थी, 10 से, फॉल कहाँ पे होगी 23 पे, तो 10 से 23 या 23 से 10 तक की हाइट पता चल गई कि नहीं, ये होगी 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये बॉल फॉल की है नीचे किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। फॉल कितने डिस्टेंस से की है, वो सारा डिस्टेंस नोट करने के बजाय ना हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान सी और डी के दरमियान डिस्टेंस नोट कर लिया 13। ये पेपर में गिवन होगा, याद नहीं करना 13। पेपर में आपको इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल गिवन होगी, आपने जस्ट माइनस करके ना डिस्टेंस निकाल लेना। अब आपके पास एक चीज़ थी टाइम, दूसरा चीज़ है डिस्टेंस, दोनों बातें गिवन होंगी, आपने कुछ भी नहीं करना। अब इसमें थ्योरी क्या है, इसमें थ्योरी ये है, ये जो बॉल है ये इनिशियली जब फॉल करती है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, उसको धागे से बांधा हुआ इनिशियली तो 0 वेलोसिटी है उसकी। डिस्टेंस इसका जो है d है, वो हमें पता चल गया डिस्टेंस d। टाइम इसका t, वो भी हमें पता चल गया, वैल्यूज बाद में पुट करते हैं, डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है। इस पे लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है s इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 टाइम्स AT²। अच्छा जी, अब VI हो गया 0, तो ये सारा कुछ हो गया 0, ये ख़त्म, तो s इक्वल्स टू हो गया 1/2 टाइम्स AT²। अब हमने इस पूरे फार्मूले में से ना ये जो a है ना ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 2 को इधर से उठा के इधर फेंक दें, तो 2 इंटू एस, इधर क्या बच गया AT²।
अब टी स्क्वायर को इधर से इसके नीचे ले आए तो ये फार्मूला बन गया 2s/t²। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है और ये चूँकि फ्रीली फॉल कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बन गई। तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला है, चाहे डिजिटल वाले से करें जो मैंने लैब में करवाया था, चाहे इस वाले से करें मैनुअल वाले में से, पुराने वाले, फार्मूला यही लगना है। और फार्मूले में दो बातें हैं, एक एस डिस्टेंस, एस है या डी है जो भी है, ऊपर मैंने डी लिखा हुआ है तो चले टी कर देता हूँ, तो 2d/t², या 2s/t², यानी आपको डिस्टेंस और टाइम दो बातें चाहिए। नीचे ज़रा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, दोनों बातें आपको गिवन होंगी, ठीक है, दोनों बातें गिवन होंगी। क्वेश्चंस, इज द वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ जी एट अ गिवन प्लेस इज कांस्टेंट, एक जगह पे कांस्टेंट है जहाँ आप काम कर रहे हैं। लेकिन इफ़ यू चेंज योर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इफ़ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू व्हाट इज द एक्सेलरेशन, अच्छा चलें व्हाट इज का मतलब फिर डिफाइन करें, तो डिफाइन इसको क्या करेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। अच्छा ये तो इसके थ्योरी के सवाल हैं, इसको छोड़ दें, ये नहीं पेपर में आएंगे। रेलेवेंट आपको इससे रेलेवेंट पीबीए के क्वेश्चंस क्या आएंगे वो दिखा रहा हूँ। पीबीए वाले इनके जवाब लिखे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है और आपको पता है दूसरी वीडियो में ये है, ये वहाँ से उठा लेना ये डॉक्यूमेंट। अच्छा फार्मूला है 2h/t² या 2s/t² है। अच्छा इसके क्वेश्चंस इसमें नहीं है शायद, वो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में है। या इसी में है, चले खैर मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस तो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या फार्मूला क्या लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होती है, फार्मूला लगाएंगे 2h/t²। अगर आपको h गिवन हो और t गिवन हो तो 2h/t² करके आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर आपने डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया है, ये याद रखें सबसे बड़ी गलती आप लोग यूनिट में करते हैं। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और टाइम, डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में लिया है, टाइम आपने मीटर्स सॉरी सेकंड्स में लिया है, सॉरी टाइम आपने सेकंड्स में लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट cm/s² आएगा, ठीक है। और अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और टाइम सेकंड्स में ही रहा है तो मीटर/s² बन जाएगा। चलें अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कोई आपके हैं तो नहीं इस प्रैक्टिकल के बारे में। नाइन के 9 नहीं यार बताए हैं, जो पहले 2-3 है ना वो कर लो, उसके बाद जो सेक्शन 2 है ना, सेक्शंस बने हुए हैं ना, एक सेक्शन है उसमें पहले सेक्शन में 6 प्रैक्टिकल है, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है, और जो दूसरा सेक्शन है ना बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, तो उसमें से एक हेलिकल स्प्रिंग वाला कर लेना और एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला कर लेना, ठीक है। अच्छा सर ज़रा कल के पीबीए के बारे में बता दें, ठीक है जी, ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाए ना फिर मैं आपको कल के पीबीए के बारे में बताऊंगा। ओ भाई हम पीबीए के क्वेश्चन ही कर रहे हैं मेरा बच्चा जी, क्या कर रहे हो? नहीं इनको प्रैक्टिकल कॉपी लेके नहीं जानी ना बनानी है, प्रैक्टिकल कॉपी आपको किसने कहा था बनानी? टाइम का 1/4 क्यों लेते हैं? अच्छा जी लीज़ा ये भी बता देता हूँ, टाइम का 1/4 क्यों लेते हैं। अब ये बात अगर किसी ने समझनी है तो समझे, किसी को नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, समझा देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है बात। ये अभी मैंने ये बताया था आपको कि ये जो अपरेटस है इसके ऊपर ये जो बार लगी हुई है ना आयरन की, ये रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये वाइब्रेट कर सकती है, सॉरी रोटेट नहीं, वाइब्रेट कर सकती है। तो मैंने आपको ये बताया था ये जो बार है ये वाइब्रेट कर सकती है, तो वाइब्रेट का मतलब है ये अपनी इस पोजीशन से अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ से ये इधर आती है, इस पोजीशन पे यूँ वाइब्रेट करती करती इधर पहुँचती है, फिर यहाँ से वापस इधर आती है, ठीक है। तो जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन, इसको मैं ओ कहता हूँ, ओ से ए पे जाए और ए से वापस ओ पे जाए, अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए ना, तो एक वाइब्रेशन पूरी होती है, एक वाइब्रेशन, ठीक है। एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है ना, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, 10th का पहला चैप्टर यही है,
एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक पूरी वाइब्रेशन का जो टाइम है ना वो टाइम पीरियड होता है। ये समझ आ गई बात। अब जब ये रॉड ऐसे मूव करता हुआ इधर से इधर जाता है ना, जैसे ही इधर पहुंचता है ना वो बॉल ऊपर से नीचे आके ना इसको इधर स्ट्राइक कर जाती है, इधर आके स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है। इसको पूरा एक चक्कर लगाने नहीं देती बॉल, बार इधर पहुंचा, बॉल नीचे पहुंच गई, इसको इधर आके ब्लैक स्पॉट लगा देती है इसके ऊपर। अब यहाँ बी से डी तक आने में ये कितनी वाइब्रेशन लेता है, यहाँ से यहाँ, यानी ये ओ से बी पे आने में कितनी वाइब्रेशन लेता है। देखिए ओ से ए गया और वापस ओ पे आया तो एक वाइब्रेशन हुई। अगर मैं कहूँ ओ से ए पे गया तो कितनी हुई, आधी वाइब्रेशन हुई, हाफ वाइब्रेशन। अगर ये ओ से ए की तरफ जाता है तो हाफ वाइब्रेशन होती है। लेकिन अगर ये ओ से इस सेंटर वाले पॉइंट तक जाता है तो हाफ का भी हाफ वाइब्रेशन होती है, यानी 1/4 वाइब्रेशन होती है। तो इसको ओ से दरमियान वाली पोजीशन पे जाने में क्वार्टर वाइब्रेशन लगती है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, एक वाइब्रेशन का टाइम होता है कैपिटल टी, तो इधर से इधर आने में इसको उसका क्वार्टर टाइम लगेगा। तो इसलिए हम T/4 करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने बता दिया आपको। एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2s/t² लगता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जिसमें बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन, उस पर भी 2s/t² लगता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 2s/t², दोनों में फार्मूला 2s/t², फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या फ़र्क है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है, ठीक है। अच्छा, जो आ रहे हैं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पेपर बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, जो साथ साथ लिख रहा हूँ, वो इसी बेस पे बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपको बता दूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, या सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले जो प्रैक्टिकल हमने कर लिए हैं, अगर आप में से किसी ने मिस कर दिए हैं तो वो दोबारा वीडियो जाकर ना, वो लाइव स्ट्रीम वाली पड़ी भी होगी इधर चैनल पे, वो दोबारा जाके उसको विज़िट कर लेना। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसके अलग से वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की भी, तो वो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला हो गया, और क्या रह गया, और कुछ मुझे बताएं कमेंट्स में अगर किसी को स्पेसिफिकली किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो डिस्कस कर ही लिया है। हाँ जी, अच्छा, हेलिकल स्प्रिंग वाला बता दें एक दफ़ा, FBIC के मॉडल पेपर करा दें। हाँ, ये भी अच्छी सजेशन है कि हम मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लें। मॉडल पेपर मेरे पास है नहीं अभी। फाइंडिंग वेट बाय, ओ हाँ लीज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो फाइंडिंग वेट बाय वेक्टर एडिशन है, ये तो हमने बिल्कुल देखा ही नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसलिए कि आपको मतलब इसमें जो नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं ना वो समझ नहीं आती बाज़ औक़ात वेक्टर्स की। बहुत अच्छा किया आपने याद दिला दी, मेरे बिल्कुल जहन से ही ये प्रैक्टिकल निकल गया था। उसी को करते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये तो हमने कर लिया है, ये वाला भी हमने कर लिया है, पिवट वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं। हाँ जी, ये आ गया, ये दो किस्म के अप्रेटिसेस हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल होता है। तो जैसा मर्ज़ी अप्रेटिस हो, जैसा मर्ज़ी सवाल हो, बेसिक चीज़ क्या है वो बता देता हूँ।
पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा आएगा बना कर कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। जिसने पेपर खुद बनाया वो दे सकता है, लेकिन याद रखना बोर्ड में एक पेपर नहीं बनता, 4-5 बनते हैं और किसी को नहीं पता होता कि किसका पेपर आएगा, उसको बनाने वाले को भी नहीं पता होता कि उसका पेपर कल आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको तरीका सिखा देते हैं हम, इसीलिए बाकी थोड़ा सा आपने खुद दिमाग इस्तेमाल करना होता है। तरीका यहाँ क्या है, आपने वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है। एक ही मेथड है आपके कोर्स में, दूसरा मेथड फर्स्ट ईयर में होता है। आपके कोर्स में मेथड है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है जी। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल है, इस पे 1 2 3 4 स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। मैं 3 स्ट्रिंग्स लगा के भी ये प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, 4 लगा के भी कर सकता हूँ। समझने वाली बात क्या है, सिर्फ ये अगर बैलेंस्ड है ना, सारे के सारे ये धागे बैलेंस्ड हैं, नीचे जो वेट लगे हुए हैं ये बैलेंस्ड उसी सूरत में हो सकते हैं जब वेक्टर सम सारे वेक्टर्स का सम जो ये जो सामने नज़र आ रहे हैं वेक्टर्स का सम इक्वल हो इस वाले वेक्टर के। या अगर मैं यूँ करूँ कि यही हो हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल ऐसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक पुली इधर लगाता हूँ, एक पुली मैं इधर लगाता हूँ, एक पुली मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है, 3 लगाता हूँ। तो एक धागा इधर से पास होके यूँ जा रहा है, एक धागा इधर से पास होके यूँ जा रहा है, ठीक है। अब देखें ये जो 2 वेट्स हैं जो मैं यहाँ लटकाऊंगा, एक इधर वेट हैंग करूँगा, एक इधर वेट हैंग करूँगा, ये दोनों जो वेट्स हैं ना, ये तो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा इधर, और टेंशन इधर ऊपर की तरफ एक्ट करेगी इधर। इसको बैलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर दरमियान में एक तीसरा वेट ऐसे करके यूँ हैंग कर देते हैं। तीसरा वेट हैंग हो गया, ये जो तीसरा वाला वेट मैंने अब लगाया ना W3, ये जो वेट आएगा ये पहले वाले दोनों के वेक्टर्स के सम के बराबर आएगा। ये है प्रैक्टिकल सच। दो जो पहले वाले वेक्टर्स हैं, ये वाली इसकी टेंशन और इसकी टेंशन, इन दोनों का सम करें वेक्टर्स का तो वो किसके बराबर आएगा, ये जो तीसरा वाला वेट है इसके बराबर आएगा। प्रैक्टिकल में सारा कुछ यही करना है। तो 2 आए 3 आए 4 आए, आपको वेक्टर सम करना आना चाहिए, ठीक है जी। अब वो कैसे करते हैं वेक्टर सम वो बताता हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि ये जो हैंग किए हुए हैं वेट्स ये कितने कितने हैंग किए हुए, एक टेबल नीचे छोटा सा बना होगा, ये देखें P Q O A O B, ये P और Q वेट्स हैं, O A और O B उनके डिस्टेंस हैं। और वो डिस्टेंस कैसे आएंगे देखें, जब आपने ये वेट्स जो है ना ऐसे इस टेबल के ऊपर ये सारे वज़न यूँ लटकाए, तो इनके नीचे आपने एक पेज लगा लेना है, वाइट पेज लगा देना है ऐसे नीचे कर, ऐसे करके ये जो धागे हैं इनके इमेज आपने उस वाइट पेज पे ले लेने हैं, इनके इमेज ले लेने, ठीक है। उस वाइट पेज के ऊपर ये इमेज ऐसे आ जाएंगे। आपने अब उन इमेजेस की मदद से वेक्टर बनाने हैं, वेक्टर्स बनाने। कितने वेक्टर्स बनाने हैं, जितने वेट्स उतने वेक्टर्स, ठीक है, जितने वेट उतने वेक्टर्स, ठीक। तो मैं ऐसे करता हूँ, जो वर्टिकल वाला अपरेटस है उससे समझाता हूँ, ज़्यादा समझ अच्छा उससे आएगा। ऐसे एक यही अपरेटस हॉरिजॉन्टल के बजाय ना ये टेबल मैंने वर्टिकल बना दी। एक पुली इधर लगी होती है जो हमारी लैब में अपरेटस है, एक पुली इधर लगी होती है। हम क्या करते हैं, एक पुली से थ्रेड यूं करके ऐसे इधर लटका देते हैं, इधर से एक थ्रेड यूं करके एक वज़न इधर लटका देते हैं, और इधर इन दोनों के जहाँ के थ्रेड मिलते हैं ना वहाँ एक वेट नीचे थ्रेड से यूं करके ऐसे लटका देते हैं यूँ। ये 3 वेट्स हो गए, ठीक है जी। इसको मैं W1 कह देता हूँ, इसको मैं W2 कह देता हूँ, इसको मैं W3 कह देता हूँ, या P Q R जो भी मर्जी कह दे इसको। अब जब आप इसका इमेज हासिल करेंगे नीचे वाइट पेज के ऊपर, वाइट पेज के ऊपर इसका इमेज आ जाएगा। कैसे, वो हमने किया था, एक नीचे इसके शीशा रखा था और शीशे से इमेज ले लिया था। तो वो इमेज ऐसे आएगा, यूँ वाई की शेप यूँ करके बनी हुई होगी। थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूँ। ये जो थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स की शेप कैसी बनेगी, इनकी डायग्राम कैसी बनेगी, ऐसी ये वाई की शेप यूँ बन जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इन वेक्टर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जो वेक्टर्स हैं 3, ये लाइनें मैंने जो लगाई हैं ये कितनी होनी चाहिए, क्या मेरी मर्ज़ी? नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं। ये जो वेट है ना ये इसका मुझे लेट से मैस पता है, 20 ग्राम इधर मैंने लटकाया हुआ, लेट से मैंने 20 ग्राम इधर लटकाया हुआ, ये मुझे पता है। अब मैंने क्या करना है, ये जो लाइनें लगानी है ना ये इन मैसेस को सामने रख के लगानी है। मैं ये कहता हूँ अगर मेरा मैस 5 ग्राम हो ना तो मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा,
तो अगर मेरा मैथ 20 ग्राम्स का हुआ तो मैं कितनी लाइन लगाऊंगा, 4 सेंटीमीटर की। तो इधर 20 ग्राम्स मैथ है ना, तो इसका जो ये वेक्टर है ना, इसकी मैं लाइन कितनी लगाऊंगा, ये लाइन कितनी लगाऊंगा, 4 सेंटीमीटर की। इधर भी मेरा 20 ग्राम्स मैथ है, तो इधर मैं कितनी लाइन लगाऊंगा, 4 सेंटीमीटर की। ये मैंने 2 लाइनें लगा दी, 2 लाइनों का मतलब 2 वेक्टर्स बना दिए, ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखें, हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि जब हम पहला वेक्टर ड्रॉ करें ना, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसके हेड से शुरू करना चाहिए हमें, उसके हेड से। अगर मैं हेड बनाऊं, प्रॉपर हेड बनाऊं, देखें ये पहला वेक्टर, ये इसका हेड, दूसरा वेक्टर मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ से। इधर देखें दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिल रही हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा शुरू ही नहीं हो रहा। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो दूसरा वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसको समझ लें यहाँ से मैंने उठाना है, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने उठा के यहाँ लेके आना है, इधर लाना है, इधर लेके आना है, ठीक है। इस वाले वेक्टर को इधर से उठा के मैंने इधर लेके आना। अब मैं कैसे लाऊंगा, ये नहीं कि इधर से काट के मैंने उधर फेंक दिया, ये मैं कैसे लाऊंगा कि ये वाला वेक्टर उसके हेड से शुरू हो। चलें अब वेक्टर्स को नेम दे देते हैं। ये वेक्टर है ओ, ये वेक्टर है ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। तो ये जितना एंगल है इतने ही एंगल पे मैं यहाँ एक वेक्टर, यहाँ से भी उतना ही एंगल नाप के ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे यूं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ऑलमोस्ट। अच्छा एक मिनट, इसको सीधा बना देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये भी डायग्राम गिवन होगी आपको समझाने के लिए, आपको बस वो बनाई है मैंने। ये वेक्टर है ए सी, और ये वेक्टर कितना है, जितना ये वेक्टर ओ बी है, ये इतना ही, बस ये समझ लें। इसको मैंने उठा के ओ बी को ए सी की जगह पे ले गया। अब ये दो वेक्टर्स बिल्कुल सही हैं, ये दो वेक्टर्स अब ऐसे ऐड हो रहे हैं हेड टू टेल रूल से, ये वाले दो वेक्टर्स ओ ए और ए सी। तो जब ये ऐसे करके ऐड होते हैं तो इनका एक रिजल्टेंट बन जाता है। वो जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से होता है, पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ। तो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है जी, ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैं फाइंड कर लूँगा, कैसे फाइंड कर लूँगा, देखें रिजल्टेंट, इस ओ सी की मैं लेंथ फाइंड कर लूँगा, ओ से सी तक लेंथ, लेट से वो लेंथ आती है 6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गई लेंथ। अब मैंने शुरू में क्या कहा था कि 5 ग्राम का 1 सेंटीमीटर, 20 ग्राम का 4 सेंटीमीटर। अब मैं वापस रिवर्स जा रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर का कितना ग्राम होगा, तो 6 सेंटीमीटर का ग्राम होता है 30। इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट है ना, ये 30 ग्राम निकला है। ये कितना निकला है, 30 ग्राम। और इसका मतलब है ये जो नीचे, अब अपरेटस के ऊपर वापस आ जाए, अपरेटस पे हमने क्या कहा था, ये 3 वेट्स हैं। तो ये जो 2 वेट्स हैं ना, ये वाले, ये है ओ ए और ये वाला वेक्टर है ओ बी। तो ओ ए और ओ बी को आपने प्लस किया तो आपके पास ये रिजल्टेंट आया, ये ऊपर वाला, ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, आर रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना है, जितना नीचे वजन है, जितना नीचे वेट है। तो रिजल्टेंट अगर मेरा 30 है तो इसका मतलब है नीचे वाला जो मेरा मैस है वो 30 ग्राम्स आना चाहिए। 30 ग्राम्स वो अननोन मैस है। तो ये मैंने वेक्टर को ऐड करके, ओ ए और ए सी को ऐड करके एक रिजल्टेंट हासिल किया, और रिजल्टेंट ये मुझे पता चला कि चूंकि ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है, तो जो मेरा ये रिजल्टेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है वही डाउनवर्ड्स नीचे वाला वेट या वही नीचे वाला मैस भी है। तो हेड टू टेल रूल से मैंने नीचे वाला W3 फाइंड कर लिया, W1 W2 मुझे दोनों पता थे, मैंने W3 फाइंड कर लिया। क्लियर होगी बात। आवाज़ स्लो आ रही है यार, पहले बताते, अब तो सारी स्ट्रीमिंग गुजर गई है। अच्छा, चॉइस नहीं होगी जी हमज़ा मलिक, चॉइस नहीं होगी, चॉइस नहीं, सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छा, मैंने सुबह भी कराया है जी, मैंने सुबह, मतलब सुबह तो नहीं, 4 से 5 भी एक लाइव स्ट्रीम हमने की थी। तो सुबह तो ज़ाहिर बात है आप लोग पेपर दे रहे थे और मैं कॉलेज में था, तो सुबह तो नहीं हो सकती थी, तो शाम में हमने 4 से 5 की थी। नींद आई है तो सो जाओ यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ जी, ये प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया जी।
जी ये प्रैक्टिकल भी हो गया क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं जी मैंने पेपर नहीं बनाया, मॉडल पेपर करा दें। अच्छा टाइम काफ़ी हो गया यार, तो मॉडल पेपर भी चलो मॉडल पेपर भी करा देते हैं। अब ये डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे क्या नाम है, चले मॉडल पेपर। चले ये डाउनलोड होता है तो मैं इसको जल्दी से उधर कर लेता हूँ। पेपर है पूरा कि नहीं, हाँ पेपर ही है। चलो इसको मैं SSE1 ठीक है। चले जी मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ उधर फ़ौरन से, और इसको भी कर लेते हैं आवाम की पुरजोर फरमाइश पर। मॉडल पेपर भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लो जी ये ऐड हो गया, और हम अब इसको जल्दी से कर लेते हैं। प्रैक्टिकल्स के बारे में अगर कन्फ्यूजन थी आपको तो ये हैं जी, प्रैक्टिकल्स पहले वाले में 5 हैं, दूसरे वाले में भी 5 हैं, 10 हो गए, ठीक है जी। 5 में से हमने सारे एक कर लिए हैं, पहले वाले सेक्शन के हमने सारे कर लिए हैं, दूसरे वाले सेक्शन का नंबर 1 भी कर लिया है, नंबर 2 भी कर लिया है, 3 पहले हमको कर चुके हैं, 4 बहुत ईजी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उम्मीद है उसमें से सवाल नहीं आएगा, और लास्ट वाला भी करवा दिया है, ठीक है। तो हमने सारे ही कर लिए। जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये नेम शेम अपना सारा ये भर लेना बाद में। लुक एट द वर्नियर कैलिपर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक हो गया। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो सिलेंडर। तो इंटरनल डायमीटर के लिए ये मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि मैंने इसकी वीडियो बनाई थी वर्नियर कैलिपर की, तो आपने बहुत डिटेल से बना दी है जी वीडियो। तो वो जो मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी ना, उसमें ये सारे पार्ट्स के नेम्स बताए थे और इनके फंक्शन बताए थे, ठीक है। इसीलिए बताए थे कि क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। तो ये जो ऊपर वाले जॉज होते हैं ना, ये इंटरनल डायमीटर के लिए होते हैं, अपर जॉज, ठीक है। इनका नाम है CD, तो आपने इधर लिखना है CD जॉज, या आपने लिखना है अपर जॉज, बेहतर है अपर जॉज लिखते हैं, ठीक है जी। ये जो ये नज़र आ रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं टेल। सवाल आ जाएगा इसका भी। टेल किस लिए यूज़ होती है? डेप्थ फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ की, टेस्ट ट्यूब की, कप की, मग की, किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी है तो ये टेल यूज़ होती है। दूसरा सवाल है, राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। हाँ जी, कमेंट्स में मुझे कोई बता सकता है ये वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज़ है? जल्दी से वापस आता हूँ इस पर, जल्दी से मुझे बताएं वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज़ है, कोई लिख के बताए। वर्नियर कांस्टेंट इनसाइड जॉस लिख सकते हैं, नहीं जी इनसाइड नहीं लिखना, अपर जॉस लिखना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, सारे समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं फजाइया में होता हूँ जी। वर्नियर कांस्टेंट इज लीस्ट काउंट, नो, वर्नियर कांस्टेंट इज समथिंग डिफरेंट बेटा। वर्नियर कांस्टेंट, सोचें जल्दी से। ये आपकी बुक में लिखा पता है, जो थ्योरी की बुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं, लीस्ट काउंट नहीं है यार। लिखो अब जल्दी से, लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर आप ओवरलुक कर देते हैं इसको। आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बात लिखते हैं, लीस्ट काउंट ये होता है जी डिफरेंस। होता क्या है पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये साइड पे लिखता हूँ। ये होता है जी डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन, ये BW बिटवीन है यार, मुझे आदत पड़ी हुई, बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन। कहीं आपको डिफाइन करना आ जाए तो ये लिखना, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है जी।
1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन क्वेश्चन में देखो डेफिनेशन नहीं पूछी हुई, क्या पूछा हुआ, फॉर्मूला टू फाइंड द वर्नियर। तो यही बात आपने उधर लिख देनी है ऐसे ही जो मैंने इधर लिखी, क्या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ लिख दो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। बेशक नीचे लिख दें वेयर MSD इज मेन स्केल डिवीजन, VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों का डिफरेंस ये होता है वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है। और ये इस तरह भी आता है पिच ओवर टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है जी, ये वर्नियर कांस्टेंट आता है ऐसे, पिच ओवर टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, दोनों बातें ठीक हैं। आगे चलें, कैलकुलेट द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर। अब ये सामने फिगर है, इसका वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करें, इसका वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करें। तो इसको तो बड़ा सारा मुझे जूम इन करना पड़ेगा पहले, ये सारा कुछ मुझे मिटाना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि बहुत छोटी सी डायग्राम है। लेकिन बहरहाल मुझे इसमें क्या चीज़ एक चाहिए, सिर्फ वर्नियर स्केल के डिवीजन चाहिए। तो मैं इसको जूम इन करके थोड़ा सा देख लेता हूँ वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन्स हैं। तो मुझे यहाँ से 10 नज़र आ रही हैं, तो वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स हैं। तो वो ऊपर फार्मूला मैंने लिख रखा है पिच ओवर टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो पिच इसकी होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो है 10। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 mm, लीस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको जूम आउट कर देता हूँ, चलो साथ साथ चलते हैं, जूम आउट क्या करना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है लुक एट द वर्नियर कैलिपर शोन द फिगर 2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ तक ये ज़ीरो है वर्नियर का, ज़ीरो जहाँ तक है वो मेन स्केल, यहाँ तक ये नहीं रीडिंग पढ़नी, ठीक है, ये रीडिंग के लिए नहीं रेफरेंस होता। रेफरेंस होता है जहाँ वर्नियर की सबसे पहली लाइन है, ये वर्नियर की सबसे पहली लाइन मेन स्केल की अगर 2 लाइनों के बीच में आ गई, और ये मुझे बीच में ही नज़र आ रही है आई भी, और थोड़ा इसको जूम करता हूँ, देखें ज़रा गौर से कि सबसे पहली जो डिवीज़न है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी मेन स्केल है, ये यहाँ तक ये इंक्लूडेड, ठीक है। तो 2 पूरा नज़र आ रहा है आपको, 2 से आगे देखो क्या नज़र आ रहा है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4 पूरा नज़र आ रहा है, 2.4 से 0 आगे है और 2.5 से पीछे है। तो आपने मेन स्केल में लिखना है 2.4 सेंटीमीटर। यूनिट आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, चाहे मिलीमीटर में करें चाहे सेंटीमीटर में। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूंगा तो 24, सेंटीमीटर में लिखूँगा 2.4। इसी तरह लीस्ट काउंट जो मैंने लिखना है मिलीमीटर में लिखूँगा तो 0.1, सेंटीमीटर में लिखूँगा तो 0.01। व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मैच कर रही है। तो ये इतनी अच्छी कोई डायग्राम नहीं है कि मुझे सही सब कुछ नज़र आए, लेकिन बहरहाल ये 5th नहीं कर रही, 6th नहीं कर रही, 7th 8th 9th लाइन मेरे ख्याल में कर रही है, वर्नियर की 9th लाइन। तो मैं इसको 9 लिखूँगा, ठीक है। आपके पास जब ये हार्ड कॉपी में पेपर आएगा तो ज़रा बेहतर होगा इमेज। राइट ऑन द फार्मूला फाइंडिंग द लेंथ। तो फार्मूला पहले पूछा, फार्मूला में देखो क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग पहले नोट कर ली, ये वाली मेन स्केल रीडिंग। फिर जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है, वर्नियर स्केल डिवीजन आई है ना, इसको लाजमी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से इस 9 को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर यहाँ पे आएगा ना उसको मेन स्केल रीडिंग में प्लस कर देना है। ये फार्मूला होता है लेंथ फाइंड करने का। इस फार्मूले के तहत आप वो लेंथ फाइंड करें तो देखिए 2.4 मेन स्केल रीडिंग में लिखूँगा 2.4 प्लस वर्नियर स्केल की डिवीजन है 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। चूँकि मैंने ये मेन स्केल सेंटीमीटर में ली है तो लीस्ट काउंट भी मुझे सेंटीमीटर में लेना चाहिए। तो 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0.01 से, मेरा आंसर आएगा 0.09। तो 2.4 में मैं प्लस करूँ 0.09 तो मेरा आंसर आता है 2.49 सेंटीमीटर। ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इतना ही है ये, बाकी कहाँ गया। अच्छा, ये उसके ऊपर लाई कर गया, इस वजह से बाकी पीछे वाला छुप गया। चलो जी, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे वाले प्रैक्टिकल का, ये हम पूरा कर चुके हैं इसी लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में, तो इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। नहीं किसी ने देखा तो लाइव स्ट्रीम दोबारा देख लेना, ठीक है जी। ये 2 प्रैक्टिकल्स थे जिनके पीबीए के बोर्ड ने शेयर किए हैं, तो ये दोनों हमने कर लिए। और बताइए जी, ये 0.1 mm मिलीमीटर में लीस्ट काउंट है, लेकिन अगर आपने मेन स्केल अगर मेन स्केल आपने ली है सेंटीमीटर में तो आपने लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर लेना है, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, सो जाऊंगा, जज़ाकल्लाह आपके इतने कंसर्न दिखाने का। ठीक हो गया जी, हमने तकरीबन सारे प्रैक्टिकल्स को भी देख लिया, हमने पैडल बोर्ड का जो पीबीए वाला जो मॉडल पेपर है वो भी कर लिया, और किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल, हाँ जी बिल्कुल यही होता है वर्नियर कांस्टेंट, सही है। कोई और क्वेश्चन? आखिरी प्रैक्टिकल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला वो हम 4 से 5 वाली क्लास में ना कर चुके हैं प्रैक्टिकल, वो वाली लाइव स्ट्रीम दोबारा एक दफ़ा देख लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कल पेपर में क्वेश्चन आएगा। आ भी गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं उसकी स्क्रू गेज वाले प्रैक्टिकल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैं ये फ़ाइल जिससे मैं करवा रहा हूँ वो वाली फ़ाइल मैंने अपलोड वहाँ पे कर दी है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अगर पूरा ये आपने लाइव स्ट्रीम देख लिया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आई थिंक दिस शुड बी इट। सुबह आपका पेपर भी है तो आई डोंट वांट यू टू बी अवेक फॉर टू लेट। आप सुबह फ्रेश उठें और इंशाल्लाह पेपर आसान सा आएगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम आपका ये बीबीए का पेपर हो रहा है तो आसान आपका पेपर ही आएगा इंशाल्लाह, और आप लोग इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेंगे, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो देखो कभी कभी कहना पड़ता है यार, पता है क्या है, अगर 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखकर भी ना
और लाइव स्ट्रीम बंदा देखता वो है ना जिसको कोई बात समझ में आ रही हो, और फिर उसके बावजूद ना करे तो फिर कहना पड़ता है ना। चलें, अगर किसी को और कोई सवाल नहीं है तो वी कैन नाउ एंड दिस स्ट्रीम, ठीक है। पास वाले नंबर, शाबाश है यार, मैं फुल नंबर की बात कर रहा हूँ और ये पासिंग मार्क्स क्यों ढूंढ रहे हो? 3 नंबर वाला पास होता है। नहीं 3 नहीं, सॉरी 33%, 4 नंबर वाला पास होगा। 40% वाला, अब 40 कर दिए बोर्ड ने। 10 में से 4 जरूर लेने, 4 तो यार आ ही जाएंगे, इधर उधर से पूछ के भी आप लोग 4 तो कर ही लोगे। थैंक यू बेटा। माशाल्लाह, अल्लाह करे आप फाइनल में भी टॉप ही करें। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा, ये 4 वाला पास है और 10 वाला फुल है। फ़ज़ाइया में बेटे, फ़ज़ाइया में होता हूँ मैं, फ़ज़ाइया में। 10 प्रैक्टिकल्स हैं टोटल। जी ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अभी तक बोर्ड का यही रूल है, जो प्रैक्टिकल में फ़ेल वो थ्योरी में भी फ़ेल होता है। नहीं, फ़ज़ाइया जिना कैंप, नॉट पेशावर। प्रैक्टिकल जो है ना वो टोटल 10 है। अभी जो मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की, आप ये भी यूट्यूब पे जाके जैसे ये लिखो कि PPA क्लास 9th FPIAC, तो फाइल आ जाएगी, उसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स लिखे हुए होंगे। 10 प्रैक्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है। चलें, मैं फिर अभी स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। थैंक्स अलॉट आप सब लोगों का कि आपने ज्वाइन किया और रिस्पॉन्स भी दिया। विश यू ऑल वेरी बेस्ट in not only this exam but also in all the other exams। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।